ये petition under section 25 of Guardian and Wards Act for the custody of minor Hassan Muhammad, aged about 7 years, and daughter Afia Naeem, aged about 4 years at the time of filing of suit. सिंपल एक है इसमें कि उनका मौक़िफ़ इसमें ये है कि ये बच्ची एग्रीमेंट के तहत उनको हैंड ओवर की गई है, ये उनका मौक़िफ़ है। अब इसमें आगे चल के मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये इंसिस्ट करना है कि ये बेसिकली कोई एग्रीमेंट नहीं था, ना ही ये किसी कस्टडी की कोई पिटीशन थी। बेसिकली उसने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट खेल के मुझे साइको साबित करने के लिए मुझे वो बीमार किया, उसके बाद वो सारा प्रोसेस हुआ। वो मैं एविडेंस से जब क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ूंगा तो ऑनरेबल कोर्ट को क्लियर हो जाएगा। जो एग्रीमेंट वो अलेज करते हैं, वो एग्रीमेंट वो कहते हैं तलाक़ मबारात का एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट अलेज करते हैं, वो कंडीशनल एग्रीमेंट है। और मेरा बेसिक जो आर्गूमेंट होगा वो यही होगा कि कोई भी कंडीशन जो तलाक़ के ऊपर लगाई जाए उस पर वो इलीगल है, वाइड है, अब इनिशियो वाइड है। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट अगर हम सिर्फ मुलाहिज़ा फरमा लेंगी तो मैं इसमें दावा मेरी प्लेंट है, मैंने प्लेंट में जो एविडेंस दी वही है। इसमें सिर्फ अगर ऑनरेबल कोर्ट एविडेंस मुलाहिज़ा फरमा लें तो एविडेंस में ऑनरेबल कोर्ट को मैं पहले DW1 की एविडेंस से असिस्ट करूँगा। अगर सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट DW1 की एग्रीमेंट से पहले अगर मार्क ए एक एग्रीमेंट है, अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमा लें सिर्फ एग्रीमेंट इसमें एक एग्रीमेंट है, सिर्फ वो एग्रीमेंट मुलाहिज़ा फरमा लें। सारा जो बेस करता है इस केस पे, ताकि मैं जो एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ूंगा टॉप पे ही लगा होगा। तलाक़ मबारात का जी दोनों ने पेश किया होगा। जी आर ये ऑनरेबल कोर्ट इसमें अगर मुलाहिज़ा फरमाएं तो पैरा नंबर 1 की जो लाइन नंबर 2 है, बल्कि पैरा 1 ही पढ़ दो। ये फ़रीक़े वल का निकाह मुताबिक शरीयत मोहम्मदी हमरा फ़रीक़े दोयम 20/2/2015 को बिलवज़ 6 तोले तलाई ज़ेवरात मुकर्रर हुआ, जिसमें से 4 तोले तलाई ज़ेवरात की शक्ल में अदा हो गया था, जबकि 2 तोले अभी तक बकाया है, जबकि रुश्ती 28/3/2015 को हुई थी। ये कि दौरान आबादी फ़रीक़ैन 2 बच्चे पैदा हुए। लाइन नंबर 2 जो कॉलम नंबर 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि फ़रीक़ैन के दरमियान ज़हनी हमआहंगी ना पाई गई और फ़रीक़े दोयम अक्सर नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास चली जाती रही और आखिरी बार माह रमज़ान 2022 में बच्चों को छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली गई थी, अभी तक ना आई। लिहाजा फ़रीक़े वल के पास तलाक देने के अलावा दीगर कोई चारा ना है। लिहाजा वो आगे करके जो पैरा नंबर 4 अगर मुलाहिज़ा फरमा लें, ये कि मुअज़्ज़िज़ीन जिरगा के फ़ैसले के मुताबिक फ़रीक़ैन के मारूज़ी हालात की वजह से निबाह मुमकिन नहीं, इसलिए इन शराइत पर तलाक वाक़या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी शर्त जो तलाक के हवाले से हो वो इलीगल है, एब इनिशियो वाइड है। ये मैं इसमें लीगली असिस्ट करूँगा ऑनरेबल कोर्ट को। तलाई ज़ेवरात 6 तोले, जिसमें से 4 तोले फ़रीक़े अव्वल की तरफ से फ़रीक़े दोयम को पहले अदा हो चुके हैं, बकिया 2 तोले तलाई ज़ेवरात फ़रीक़े दोयम माफ़ करती है। एक्स पार्टी वन साइडेड एग्रीमेंट है इसमें, यानी कि वो तलाक भी दे रहा है और ज़ेवरात भी माफ़ करवा रहा है। इसके बाद जो इसी की शिक नंबर 3 है, ये कि फ़रीक़े दोयम बच्चों मोहम्मद बिन नईम बेटा, आफिया नईम बेटी की हिज़ानत हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार हो रही है और मुस्तकबिल में भी अदालत या फोरम में बच्चों की हिज़ानत लेने की हकदार ना होगी और बच्चों के साथ मुलाकात करने के हक़ से भी दस्तबरदार होगी। इन शर्त पर फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोयम को तलाक़ हाज़ा दे रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट सेंटेंस है, इस शर्त पे कि वो छोड़ रही है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगला अगर मुलाहिज़ा फरमाएँ
उसमें भी यही है, ये बेसिकली कंजुगल राइट का दावा था उसकी तरफ से। उस दावे में ये एग्रीमेंट जो मेरे फादर, ये अगर इसी पैरा नंबर 2 पेज नंबर 2 मुलाजा फरमाएं, जिस इसकी लाइन नंबर 2 है 4 की, जिसमें फ़रीक़े दोनों पेश होकर अपना बयान कि वो आबाद ना होना चाह रही है और बच्चों की ज़ानत से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदारी के एवज़ तलाक हासिल करेगी। और फ़रीक़े अव्वल जब भी कस्टडी क्लेम करेगा वज़रिया कोर्ट या किसी भी फोरम पर फ़रीक़े दोम को कोई जुज़ एतराज़ होगा, वो फ़रीक़े अव्वल के हक़ में बयान देगी। यानी ये एक फ्यूचर का हुआ था। इसमें यही पेज अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमा लें, इस पेज में जो सिग्नेचर हैं, सिग्नेटरी जो हैं, उसमें सिग्नेटरी में जो मेरा यानी मरियम नईम है, इसकी जगह साइन कोई नहीं है। ये अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं जी, इसमें पेज 2 में जो कंडीशन है पेज 2 में भी मुलाहिज़ा फरमा लें जी जी। अब मोहम्मद गयास मेरे वालिद के हैं और इनके दरमियान आपस में है। अब यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने इसी एक पॉइंट पे ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है, मेरा केस भी यही है। अब अगर इसमें बयान अल्फी जो डिफेंडेंट का बयान रिस्पोंडेंट का बयान अल्फी है वो मुलाहिज़ा फरमा लें। अब इसमें जितने झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, वो तमाम के तमाम एलिगेशंस उसने एडमिट कर लिए हैं कि ये वाकई ये एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम था जिसके तहत वो किसी और खातून से शादी करना चाहता था। मैंने उससे ये कहा कि आप मुझे भी रखो और उसे भी साथ रखो, लेकिन वो उसकी वजह से उसकी डिमांड पे उसने पहले उससे तलाक करवाई, फिर उसने मुझे उससे तलाक दिलवाई। RW1 मुलाहिज़ा फरमा लें। जी, लाइन नंबर 5 है RW1 की। उससे पहले तो वो स्टोरी है बच्चों की पैदाइश के मतलब एडमिटेड फैक्ट हैं जी। आप जरा मैंने बयान अल्फी बयान अल्फी ये वाला जी, इसकी यही है बयान अल्फी। लाइन नंबर 5 मुलाहिज़ा फरमा लें। ये शादी मुद्दइया के वालिद की रजामंदी के ख़िलाफ़ हुई, जिसकी वजह से शुरू से ही मन मुअल्लफ़ की ज़वाजी ज़िंदगी में बहुत मसले पैदा हो गए। मुद्दइया अपने वालिदैन के हमरा पूरी कोशिश करती रही कि मन मुअल्लफ़ को खुद तंग आकर उसे मुद्दइया को तलाक दे दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर 4 लाइनें छोड़ के फिर है, मुद्दइया मुख्तलिफ मौक़ों पर तलाक का मुतालबा करती रही और बच्चों पर भी अक्सर तशद्दुद करती रही और मुतअद्दिद बार बच्चों को रोता बिलखता छोड़कर अपने वालिदैन के घर जाती रही। इमाम मुअल्लफ़ और उसके घर वालों ने मुद्दइया को बसाने की पूरी कोशिश की और इसी दौरान मुद्दइया के ना चाहते हुए भी दूसरे बच्चों की पैदाइश करवाती रही, क्योंकि मुद्दइया घर बसाना और बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती थी, जिसका सबूत मुद्दई की अलमारी से मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में मिला है। इसमें 2 लाइनें छोड़ के इस अबॉर्शन के बाद मुद्दइया एक बार फिर हमला हुई और फिर ज़ाया करने की कोशिश की, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर ये टोटल ये उसका जो बयान है आगे आके ये सारा साबित हो जाएगा। अब इसकी मैं सिर्फ अब इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन मुलाहिज़ा फरमा लें। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में इसकी जो स्टार्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन का, ये दुरुस्त है कि बयान अल्फी पर मेरे दस्तखत किसी जगह मौजूद ना है। ये बेसिकली तो इसकी बयान अल्फी की इस वजह से वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है कि जब उसके सिग्नेचर किसी जगह बयान अल्फी पे मौजूद नहीं होते तो उसकी स्टेटमेंट को माना ही नहीं जाएगा। ये दुरुस्त है कि साहिला के वालिद का नाम गयासुद्दीन है। ये दुरुस्त है कि हमारा निकाह साहिला के वालिद गयासुद्दीन ने ही पढ़ाया था। अब वो वहाँ पे झूठा एलिगेशन यानी उसके झूठों की अंदाज़ा ऑनरेबल कोर्ट लगाएंगे कि उसने पहला कहा कि मेरे वालिद की मर्ज़ी के बगैर हुआ है। तो मेरे वालिद, हम क्लोज़ रिलेटिव हैं, कज़न्स हैं आपस में, और मेरे वालिद निकाह पढ़ा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि हमारा निकाह साहिला के वालिद गयासुद्दीन ने ही पढ़ाया। ये दुरुस्त है कि निकाह एग्जिबिट A2 पर मरियम के वालिद के दस्तखत मौजूद हैं। ये गलत है कि मैंने बयान अल्फी में मरियम के वालिद की रजामंदी के बगैर शादी होने का गलत बयानी और झूठ पर मबनी मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मैंने अपना जवाब दरख्वास्त पढ़ा था। ये दुरुस्त है कि वालिदा मरियम की रजामंदी के बगैर शादी होने का मैं अपने जवाब दावा में ना लिखा है। ये गलत है कि चूँकि मरियम के वालिद की रजामंदी शामिल ना होना झूठ था, इसलिए दावा में ना लिखा है। अपने दावा में नहीं लिख रहा। ऐसे कोई स्टेटमेंट जो उसकी प्लीडिंग से बियॉन्ड होगी उसे ऑनरेबल कोर्ट कंसीडर ही नहीं फरमाएंगी। और ये तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट के अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए जो उसने किया। और क्योंकि उसके सिग्नेचर मौजूद नहीं, मीनिंग देर बाई कि उनके वकील साहब ने या किसी ने भी ये लिख के ऑनरेबल कोर्ट में पेश कर दिया ट्रांसलेट करके इजाफी दर्ज किया। मुझे कन्फर्म है कि मरियम के वालिद कुरान के मौलम हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ये गलत है कि बाबत ये उसने अपने दावा में लिखा हुआ है और यहाँ पे वो डिनाई कर रहा है ये कि बाबत मौलम जानबूझकर छुपा रहा हूँ। ये दुरुस्त है कि मरियम का इलाज बाबत जिनात हमारी
बीमारी के मतलब कोई डॉक्टरी नतीजा ना लगाया, वो जो इल्ज़ाम उसने लगाया था उसके मतलब मैंने सवाल किया। ये दुरुस्त है कि मैं बाबत इलाज मुआवजा कोई गवाह मरोज़ पेश ना करूँ, ये गलत है कि क्योंकि ऐसा इलाज करवाया ही नहीं इसलिए कोई रसीदात पेश ना कर रहा हूँ। मेरी शादी 2015 को हुई, बेटा मोहम्मद 24/6/2016 को पैदा हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है जी कि मैं बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती थी, जबकि ऑनरेबल कोर्ट मुलाजा फरमाएंगी कि मेरी शादी 2015 को हुई, बेटा 24/6/2016 को पैदा हुआ, जो कि 16 माह बाद पैदा हुआ। बेटी 13/10/2018 को पैदा हुई। ये दुरुस्त है कि शरीयत में बेटे को 2 से 2.5 साल दूध पिलाने का हुक्म है। मैं और आफिया, मोहम्मद और आफिया में पैदाइश में वक्फा 2 साल 4 माह था। ये गलत है कि बयान हल्फी में मेरा मौक़िफ़ के मुद्दइया बच्चों की पैदाइश ना चाहती थी, महज इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। ये दुरुस्त है कि जवाब में मुद्दइया साहिला बच्चों की पैदाइश ना चाहने का जिक्र ना किया है। अब उसने जो जवाब दिया उसमें भी ऐसा जिक्र ना किया। ये सिर्फ इम्प्रूवमेंट, डिसऑनेस्ट इम्प्रूवमेंट उसने इसलिए की कि यहाँ से ऑनरेबल कोर्ट से कोई फ़ायदा उठा सके। ये गलत है कि बयान हल्फी में जिक्र अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने की गर्ज से रजामंदी इजाफी तौर पर लिखा है, जो कि सरासर झूठ पर मबनी है। ये दुरुस्त है कि पेश करदा दस्तावेज़ात बाबत मेडिकल मार्क A-18 अबॉर्शन के मतलब कोई रसीद या डॉक्टरी नतीजा दाखिल ना किया। अब उसने मेरे ऊपर उसने एक एलिगेशन लगाया था, और वो एलिगेशन ये था कि शायद मैं बच्चों का अबॉर्शन करवा रही थी। अब इतने हमारी जितने मुख्तसर वक्त के लिए आबादी हुई थी उसमें अल्लाह ने हमें 2 बच्चों से सिर्फ 16 माह के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ, और दूसरे बच्चे की पैदाइश में 2018 में, पहला 2016 में, दूसरा 2018 में पैदा हुआ। अब अबॉर्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस दौरान कोई और अबॉर्शन हुआ हो। और उसने जो इल्ज़ाम लगाया, उसमें जो रसीदात लगाई, उसमें किसी में अबॉर्शन का कोई जिक्र किसी जगह मौजूद नहीं है। ये गलत है कि चूँकि मैं ऐसा कुछ नहीं है इसलिए अबॉर्शन के मतलब कोई दस्तावेज़ात मरोज़ जमा ना करवाई हैं। ये गलत है कि असल दस्तावेज़ात बाबत इलाज मुआवजा न लगाए हैं कि तमाम रसीदात साहिला के पास हैं, और इन पर उठने वाले तमाम अखराजात वालिदैन साहिला ने किए हैं, इसलिए रसीदात मेरे पास नहीं। ये दुरुस्त है कि बवक़्त तलाक 7/7/2022 नाबालिग मोहम्मद की उम्र तकरीबन 6 साल थी और आफिया की उम्र 4 साल थी। ये दुरुस्त है कि मोरखा 11/4/2023 को अदालत हुज़ूर ने बाबत मुलाकात शेड्यूल मुकर्रर किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंडक्ट जो है, मैंने कोई 4 एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट में भी इसके मतलब पेश किए हैं। ये दुरुस्त है कि मोरखा 11/4/23 को अदालत हुज़ूर ने बाबत मुलाकात शेड्यूल मुकर्रर किया। ये दुरुस्त है कि शेड्यूल के मुताबिक हर माह के दूसरे और आखिरी हफ्ता दिन 12 ता 2 बजे बच्चों को गार्डियन रूम में मुलाकात करवाने का पाबंद किया गया था। मुझे याद ना है कि मोरखा 29/4/23 को नाबालिगान को मुलाकात के लिए ना लाया हूँ। मुझे इल्म है कि 17/5/23 को बज़रिया बैलेफ साहिला की दरख्वास्त पर मुलाकात करवाई थी। यानी ये गलत है कि हमने इल्म ना होने या याद ना होने के मतलब जानबूझकर झूठ बोल रहा हूँ। 10/6/2023 को और 24/6/2023 को भी मैंने नाबालिगान को मुलाकात के लिए पेश ना किया। एडमिटेड फैक्ट है कि वो इनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया गया। बेसिकली मैंने ऑनरेबल कोर्ट को कंडक्ट ऑफ द पार्टीज प्रेजेंट करना है वेलफेयर ऑफ माइनर्स के लिए, कि उसके पास उसकी कस्टडी में बच्चे हैं तो वो ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म के बावजूद बच्चों को मुलाकात के लिए नहीं ला रहा। इसमें अटेस्टेड कॉपीज़ मैंने ये ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ फरमाएंगी कि ये तमाम अटेस्टेड कॉपीज़ हैं जिसमें मुलाकात के मुताबिक तमाम शेड्यूल में वो बच्चों को ले कर नहीं आता रहा। मैंने इसके मुताबिक ऑनरेबल कोर्ट को बार बार एप्लीकेशंस दी, 2-3 बार वारंट्स गिरफ्तारी जारी हुए बैलेफ के जरिए है, उसके बावजूद एक दफ़ा मुलाकात करा के वो ना लाता। मीनिंग देर बाय कि अगर बच्चे उसकी कस्टडी में रहते हैं तो वो किसी सूरत ऑनरेबल कोर्ट में पेशी के यानी पेंडेंसी के बावजूद अगर वो नहीं लाया तो बाद में वो मेरे साथ बच्चों की क्या मुलाकात करवाएगा। इसके अगेंस्ट अगर मुझे ऑनरेबल कोर्ट बच्चे देंगी तो मैं प्रॉपरली अश्योर करूँगी और जो भी शेड्यूल मुकर्रर होगा उसमें प्रॉपरली मुलाकात करवाऊँगी। मैंने दूसरे रोज़ भी शहर से बाहर था, जिस वजह से मुलाकात ना करवाई। इसको कहा कि नोटिस दुकान पर भेजा था, मुझे ईद के चौथे दिन मिला। ईद के दिन भी जो मुलाकात ड्यू थी इस दौरान वो भी इसने नहीं कराई। एडमिटेड फैक्ट है, मेरे इल्म में ना है। अगर ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ ये ईद वाली भी नोट फरमा दे, पेज नंबर 3 में लाइन नंबर 4 है कि बच्चों मुलाकात के लिए बैलेफ कर आया था। ये दुरुस्त है कि बर्थडे पर 14/10/23 को भी मैंने नाबालिगान की मुलाकात ना कराई, ना बर्थडे पे कराई, ना ही ईद पे उसने मुलाकात करवाई। मैं बच्चों के साथ शहर से बाहर था। मोरखा 9 सितंबर 2023 को मैंने शेड्यूल के मुताबिक नाबालिगान की मुलाकात ना करवाई। उसको कहा कि अगर मैं बीमार था इसलिए ना करवाई। ये गलत है कि मैंने बदनीति दिखाई, हटदर्मी, तकब्बुर, गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी और साहिला को अजियत पहुँचाने का से अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद नाबालिगान की मुलाकात नहीं करवाई। इसमें इसका कंडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इसमें तो सेटल्ड लॉ है कि कोई एक पार्टी जिसके कस्टडी में बचा है अगर वो वायलेट करती है ऑनरेबल कोर्ट के शेड्यूल को तो फौरी तौर पे होता ही है उससे कस्टडी लेके अदर पार्टी को दे दी जाती है, चाहे वो माँ है चाहे बाप है। इवन के माँ जिसकी कस्टडी को प्रेफर किया जाता है वो भी अगर ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करती है तो इसमें तो मैं बार बार ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन लेके आता रहा। एक दिन मैं केक लेके उसकी बर्थडे पे आया, मैंने वो तस्वीर भी लगाई, वो तस्वीर भी लगी हुई हैं ऑनरेबल कोर्ट की फाइल में कि केक ला के यहाँ पे हम सारे दिन खड़े रहे। उसने एडमिट किया कि बर्थडे को भी वो मुलाकात के लिए लेके नहीं आया, मैंने एप्लीकेशन भी दी थी। इससे अगला ये गलत है कि मरियम को मुझ पर शक था कि मेरे दीगर लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इशू बना हमारे दरमियान कि हमारा घर तबाह क्यों, हमारा घर तबाह क्यों हुआ, ये दो लाइनें छोड़ के ये गलत है कि मरियम को मुझ पर शक था कि मेरे दीगर लड़कियों से अफेयर चल रहे हैं और मैं सारी रात बेडरूम में उन लड़कियों से बजरिया मोबाइल फ़ोन मसरूफ़ रहता हूँ। ये दुरुस्त है कि ये गलत है कि मरियम के शक बाबत दीगर ख़वातीन और वजह तनाज़ा बनने की हद तक जानबूझकर झूठ बोल रहा हूँ। ये गलत है कि मोरखा 16/12/2017 को मेरे बैग से एक नकानामा बरामद हुआ जो कि साइका के साथ था, जिसकी वजह से हमारे माबैन तनाज़ा पैदा हुआ। ये साइका वही लड़की है जिससे इन्होंने तलाक के फ़ौरन बाद शादी कर ली, सिर्फ नोटिस के आगे एडमिटेड फैक्ट है। वो अब बच्चे साइका के पास उसने छोड़े हुए हैं, वो भी साइका के पास नहीं, आगे एडमिट वो उसने एडमिट किया हुआ है। ये बेसिकल इशू है, मुसलसल वो झूठ बोलता आ रहा है, उसका हर झूठ यहाँ से साबित हो रहा है, साइका के साथ है, जिसकी वजह से हमारे माबैन तनाज़ा। इस मौके पर स्क्रीन शॉट माबैन मैसेजिंग नेम कादर कौंसल बतौर एग्जिबिट A10RW1 अदद रंगीन स्क्रीन शॉट गवाह को दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि ये वही निकाहनामा है जो आपने आपके बैग से निकला था, तो इस पर गवाह ने इनकार कर दिया कि ये दस्तावेज़ ना है। आगे जाके इसने यही निकाहनामे को एडमिट कर लिया कि बाकी ये निकाहनामा वही है। एग्जिबिट A1 गवाह को दिखाया गया जिस पर गवाह की मैसेजिंग है कि मेरा दर्जा झैल तफसील के मुताबिक निकाहनामा फिट सा तैयार करवा कर दें। ये बेसिकली एक जाली निकाहनामा तैयार करवा रहा था कि पहले जैसे होता है ना, वो एक लतीफ़ा था बड़ा मशहूर कि अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो पहले एक स्टंट छोड़ दें फैमिली में कि मैंने शादी कर ली है। अगर तो आप फैमिली का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें तो उसको पब्लिक कर दें, अगर नहीं कर सकें तो वो कह दें जी मैं तो मजाक कर रहा था। ये उस तरह का एक निकाहनामा था। दर्ज तफसील के मुताबिक निकाहनामा फिट सा तैयार करवा दें। गवाह ने कहा कि ये मेरा नहीं है। ये दुरुस्त है कि माबैन फ्रीकैन तलाक मोरखा 7/7/2022 को ही। ये दुरुस्त है कि तलाक सर्टिफिकेट मुझे दिसंबर 2022 में मिला। साइका से मेरा निकाह 2/12/2022 को हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बंदे का घर तबाह हो गया, उसकी फैमिली टूट गई और फैमिली टूटी 7/7/2022 को। दिसंबर में उसे जैसे ही मिल रहा है, ये तो इमरान खान से भी आगे बढ़ गया, उन्होंने तो फिर वो कोई प्रोसेस अडॉप्ट किया या जैसे भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सिर्फ एक ये सेंटेंस ऑनरेबल कोर्ट को ये प्रूव करने के लिए, आई थिंक कि ये काफ़ी सारा होगा कि मैं ऑनरेबल कोर्ट को ये असिस्ट कर पाऊँगा कि बेसिकली इशू क्या था हमारी तलाक के पीछे, और तलाक हुई क्यों कि जैसे ही तलाक होती है उसने उससे बिल्कुल पहले उसने जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसने शादी कर ली। ये दुरुस्त है कि तलाक और दूसरी शादी के दरमियान वक्फा सिर्फ यूनियन कौंसिल के सर्टिफिकेट मिलने का था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव। ये दुरुस्त है कि साइका की भी दूसरी शादी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुआ ये कि इसने उसे डिवोर्स करवाई, उसे डिवोर्स करवा के खुद इस बीवी को डिवोर्स दी और ये शादी कर ली। ये दुरुस्त है कि पहली शादी से साइका की कोई औलाद नहीं। मुझे लगना है कि साइका को तलाक कब हुई। ये दुरुस्त है कि हमारा निकाह रजिस्टर हुआ है। ये दुरुस्त है कि जब निकाह रजिस्टर हो तो दोनों फ्रीकैन की तलाक सर्टिफिकेट भी साथ लगता है। ये गलत है कि साइका को तलाक होने और सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख का इल्म ना होने की बाबत झूठ बोल रहा हूँ। ये गलत है कि साइका ने मेरे उकसाने पर अपने साबका हमद से तलाक ली थी। ये गलत है कि मरियम ने मुझे ऑफ़र की थी कि आप मुझे भी साथ रखें और साइका से भी शादी कर लें। उसको कहा कि उसने मुझे ये ऑफ़र की थी कि जिससे मर्जी शादी कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मुझे क्या मज़ीद कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि खुद एडमिट कर रहे हैं कि उसने मुझे कहा कि आप जिससे मर्जी शादी कर लें, मुझे तलाक आप ना दें कम से कम। लेकिन अब वो उसका जो था वो हीरो बना हुआ था, उसका ये आगे आगे ऑनरेबल कोर्ट मुलाजा फरमाएंगी तस्वीर। तो फिर ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट A1 तस्वीर मेरी वालदा और मरियम और मेरे बेटे की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जिबिट A1 अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमा लें सर।
ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ एग्जिबिट A1 ये तस्वीर है, मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये तस्वीर है सिर्फ इस साइका के इसमें इंटरमिशन से पहले की। अब यहाँ पे कितनी हैप्पी लाइफ है, फैमिली है, इसकी मदर है। और ये दूसरी तस्वीर मुलाहिज़ा फरमाएं, मेरे क्योंकि सवाल इसमें ये मैंने कोशिश की कि हम कितने हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे। ये मुझे कहता है कि मैं शुरू से इससे तंग थी, ये एडमिट करता है और इसने आगे एडमिट किया कि मुझे इससे कोई इशू नहीं था किसी किस्म का। ये आगे ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं, हमारी मरी की तस्वीर हैं, हमारी बड़ी अच्छी फैमिली लाइफ हमारी गुजर रही थी इस खातून के आने से पहले। और मरियम बेटे की है एग्जिबिट आगे वो तस्वीर 4 मैंने दिखाई, 4 की 4 वही तस्वीरें। ये दुरुस्त है कि इन तस्वीर में हम हंसी खुशी रह रहे हैं। असकुर का मुझे इनसे कोई मसला नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पेज नंबर 4 सेकंड लास्ट लाइन, लास्ट 3 लाइन्स हैं, उसमें मैंने कहा कि ये दुरुस्त है कि इन तस्वीर में हम हंसी खुशी रह रहे हैं। असकुर कहा कि मुझे इनसे कोई मसला ना था। उसने आगे मेरे खिलाफ जो अपने बयान अल्फी में ये कहा हुआ था कि हमें शुरू से हमारी ज़िंदगी ऐसी थी, ये रहना नहीं चाहती थी, वो यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं कि हम हंसी खुशी रह रहे थे, हमें आपस में कोई इशू नहीं था। ये गलत है कि साइका ने हमारे दरमियान आने से पहले साइका के हमारे दरमियान में आने से पहले हम हंसी खुशी रहते। ये गलत है कि मैंने साइका को पाने की खातिर बाकायदा मनसूबाबंदी से मरियम को साइको ज़ाहिर किया, उसको ज़हनी कोफ पहुँचाई और टॉर्चर करके उसे नफसियाती मरीज़ा ज़ाहिर किया, इसे घर से निकाला और बाद अपने मनसूबा के तहत दूसरी शादी उसी खातून साइका से की जिसका मरियम को शिकवा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इशू हमारा क्या आ रहा है आगे मैं ऑनरेबल कोर्ट को जब मैसेजिंग जो एडमिटेड फैक्ट है, जो उसने कहा कि मेरी और मेरी बीवी के दरमियान की मैसेजिंग है, वो ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो ऑनरेबल कोर्ट को बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी इसमें कि हुआ क्या, बेसिकली ये कैसे स्क्रिप्ट खेला गया और कैसे उसने बिल्कुल वो इंडियन मूवी की तरह एक स्टोरी बनाई, स्टोरी बना के मुझे ही ब्लेम किया। ये दुरुस्त है कि एग्जिबिट मेरी शादी A18 A17 A16 मेरी शादी हमरा साइका की तस्वीर है, एग्जिबिट A19 मेरी निकाह की तस्वीर है, मेरी बारात की तस्वीर है। ये गलत है कि अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मौके पे ऑनरेबल कोर्ट अगर सिर्फ ये तस्वीर मुलाहिज़ा फरमा ले, ये एडमिटेड फैक्ट है, उसने एडमिट किया ये निकाह मेरी शादी का कार्ड है सेकंड मैरिज का, और उस पर मैंने ये कार्ड अपनी जो सेकंड वाइफ है उसको साइका नहीं माय बिलव्ड वाइफ उसको भेजा, उसने ये अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लगा दिया। मैंने वहाँ से हासिल की और इसने एडमिट किया जी कि वाकई उसने लगाया। ये दूसरी शादी है बारात की, ये बारात पे ये तस्वीर है जो बारात पे जा रहा है। ये कब जा रहा है, ये अभी हमारा सिर्फ सर्टिफिकेट वहाँ से मिला है, यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट लेके वो वहाँ से जा रहे हैं। अब इसमें नहीं मैं उसकी रीज़न ये है ये मैं साबित नहीं कर पाया। मैं जब तक ऑनरेबल कोर्ट को ये नहीं कर पाऊंगा कि ये जो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बस इसमें ये तस्वीर अगर 2-3 मुलाहिज़ा फरमा लें कि ये तस्वीर हैं हमारी, कि इन तस्वीर से ये साफ नज़र ये आ रहा है कि ये कैसे शादी हुई और मुझे साइको डिक्लेयर करके घर से क्यों निकाला गया। अब मैं ऑनरेबल कोर्ट में आई थिंक जहाँ तक मैं पहुँचा ऑनरेबल कोर्ट इस क्वेरी पे हैं कि एग्रीमेंट आपने कर दिया, एक कोर्ट में एग्रीमेंट किया, उसके बाद आप गार्डियन कस्टडी किस तरह क्लेम करें। बस इसी पे मैं क्रॉस एग्जामिनेशन ये पढ़ देता हूँ इनकी जो इसके मुतल्लिक है जी। पेज नंबर अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू इसमें यह है कि ये सारे एडमिटेड फैक्ट हैं कि किस तरह इसने मुझे वहाँ बीमार किया, मुझे बताया, मैं वहाँ से गई और मैं किस कंडीशन में थी जब मैं यहाँ थी कि मुझे हॉस्पिटल से ये लेके गए। मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, एडमिटेड फैक्ट है। मेजर ऑपरेशन के बाद ये मुझे रमज़ान में जब वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी मैं अपने पेरेंट्स के घर नहीं गई, ये एडमिटेड फैक्ट है। मुझे ये अपने घर, मैं इसके घर गई, वहाँ पे ये 14 दिन था क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स का काम करता है बेसिकली, और कॉस्मेटिक्स की वजह से ये सारे रात वहाँ से ईद का सीज़न होता है, ये बाहर था, ये घर नहीं आया। 14 दिन के बाद इसने मुझे वहाँ से छोड़ा। वहाँ से छोड़ने के बाद मैं अब मेरी मजबूरी ये है कि यहाँ पे कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं कि जिसको छोड़ा जा सके। मैं एग्जिबिट्स पे नहीं आऊँगा, सिर्फ अगर ऑनरेबल कोर्ट मुझे ये अलाउ कर दें कि मैं सिर्फ ये एविडेंस जो क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिटेड फैक्ट हैं वही पढ़ दूँ। जी 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 फिर आप आ नहीं सकते।
अब मुझे कोई ऑनरेबल कोर्ट अपनी सहूलत के मुताबिक टाइम बता दें। सर मैं आज मेरी कंडीशन ये थी कि कल मुझे पेप्टिक अल्सर की वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी और मैं डिवोर्स ली थी उन्होंने। डिवोर्स में ये डिसाइड हुआ था, डिवोर्स में उनका क्लेम था कि डिवोर्स उस सूरत में दूंगा अगर ये बच्चों की कस्टडी छोड़ेगी। फादर ने ये एग्रीमेंट कर लिया इनके साथ। जी आपने दिया तो उन्होंने दोनों एडमिटेड डॉक्यूमेंट है, ये एडमिटेड डॉक्यूमेंट है। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू बच्चे मुझे हैंड ओवर किए हुए। मैंने एविडेंस में क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने एडमिट कर ली सारे सर्कमस्टांसेस के किस तरह उसने मैनेज किया, किस तरह सिर्फ इतना पीरियड वो सर्टिफिकेट तक का पीरियड गुजरा उसमें से तलाक के बाद और उसने शादी कर ली। उसने सूट फाइल किया, मुझे किस तरह उसने मजबूर किया डिजर्शन पे, मुझे घर से निकाला, कैसे हालात उसने ऐसे किए कि मैं घर से निकलूं, और वो उसमें सारा एडमिटेड फैक्ट है। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट वो जो उस पर क्रॉस हुई है वो क्रॉस पढ़ के जी PW इसमें DW1 है। मैं अगर बोल दूँ मुझे अलाउ करें मैं इसमें से निकाल दूँ। R1 है ये। जी एग्जिबिट है, ये मेन के साथ है, ये उसने उसके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें एग्जिबिट टॉप पे लगा हुआ है, ये शायद उसकी पर है। एग्जिबिट R1 है जो एविडेंस में भी है, मुबारकनामा एग्जिबिट R1 पर तहरीर है। जी इसके साथ ये जो उसने दावा किया था। अब इसमें अगर सिर्फ मुलाहिजा फरमा लें कॉलम नंबर 4, ये कि मुअज़्ज़िज़ीन जिरगा के फ़ैसले के मुताबिक फ़रीक़ैन के मारूज़ी हालात की वजह से निकाह मुमकिन नहीं है, इसलिए इन शराइत पर तलाक वाक़या होगी। नंबर 1, तलाई ज़ेवर 6 तोले जिसमें से 4 तोले फ़रीक़े अव्वल की तरफ से फ़रीक़े दोम को पहले अदा हो चुके हैं, बकिया 2 तोले ज़ेवरात फ़रीक़े दोम माफ़ कर देगा। यानी माफ़िया भी मुझसे वो सारे मुझसे ही वो फ़ायदा यही ले रहा है। ये कि रूबरू गोहान फ़रीक़े अव्वल ने अब इसमें 3 अगर ज़ैली शिक 3 मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये कि फ़रीक़े दोम बच्चों में मोहम्मद नईम आफिया नईम की हज़ानत से हमेशा के लिए दस्तबरदार हो रही हूँ और मुस्तक़बिल में किसी भी अदालत या फ़ोरम में बच्चों की ज़मानत लेने की हकदार ना होगी और बच्चों के साथ मुलाकात करने के हक़ से भी दस्तबरदार हो। इन शराइत पर फ़रीक़े अव्वल फ़रीक़े दोम को तलाक हाजा दे रहा है। यानी कि एक लॉजिकल बात नहीं है कि सोना भी ये माफ़ करवा रहा है, पैसे भी ये माफ़ करवा रहा है, और उसके बाद सबसे अहम बात कि ये खुद वो इवन के मुलाकात पे भी कर रहा है। और इस पर अगर इसके नीचे अगर नेक्स्ट पेज अगर ऑनरेबल कोर्ट इसका मुलाहिज़ा फरमा लें उस पर फिर शर्त है, पेज नंबर 5 जो 5 है जी, इसकी शिक नंबर 5 ये कि फ़रीक़े अव्वल ने फ़रीक़े दोम को अपने रिश्ता इज़्वाज से आज़ाद कर दिया और आइंदा माबैन फ़रीक़ैन कोई रिश्ता नहीं होगा, और उस फ़रीक़े दोम किसी भी शख्स से शादी करो वो जो आगे फिर वो कर दिया जी कि कोई लेन देन बकाया ना। ये 7 जुलाई को निकाह इनकी डिवोर्स हो रही है और 7 जुलाई को जो डिवोर्स हो रही है ये एग्रीमेंट ये तो एक तो ये साबित मैंने करने की कोशिश की, एग्रीमेंट खुद कह रहा है कि ये कंडीशनल एग्रीमेंट था। अब इस पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2008 SCMR CLC 729 लाहौर है
2021 SCMR है, 2008 SCMR है इसमें, वो मैं अभी साइटेशंस वो जजमेंट्स प्रोवाइड कर देता हूँ ऑनरेबल कोर्ट को। हस्बैंड हैड एब्सोल्यूट राइट टू डिवोर्स हिज वाइफ from his free will, and in that regard no condition was described in the Sharia and codified law. Condition, if any, imposed in the Nikahnaama for the award of damages or account of alleged unjustified divorce was against the basic principle of law. यानी कि अगर निकाहनामा तो एक एग्रीमेंट है, अगर निकाहनामे में भी कोई ऐसी शर्त लगाई जाएगी जो डिवोर्स पे कि इस वजह से डिवोर्स नहीं दे सकता, सपोज के 10 लाख देगा डिवोर्स देगा, या डिवोर्स देगा तो वो लिखाएगा प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी शर्त, उसको अन इस्लामिक और इलीगल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया। 2008 SCMR 186 है ये, और PLT 2012 लाहौर 245 है, 2015 YLR 1235 है। इन सब में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड फरमाया कि अगर कोई भी कंडीशन तलाक पे नहीं लगाई जा सकती, अगर तलाक पे कोई भी कंडीशन लगाई जाएगी तो वो इलीगल होगी, और वो केस बेसिकली वो एबनिशियो वो एग्रीमेंट या वो एबनिशियो बाइड होगी और उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। अब इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने मुलाहिजा फरमाया कि मुझे ब्लैकमेल करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुझे साइको जी दूसरी तरफ मैं यही तो तलाक एग्रीमेंट है वो था जिसमें ये बच्चों की जो मुलाकात है या बच्चों की जो कस्टडी है ना, वो उसके बारे में अगर जी तो इस तरह की वो भी भूल था कि जाहिर बात है नहीं नजर आ रही है मुझे। जी इसमें मैं सिर्फ एक इस पे अपनी कस्टडी से दस्तबरदार हो जाएगी, मुलाकात से हो जाएगी, ये लगाई नहीं जा सकती। ये मैं भी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, मैं साथ लाया हूँ। सिर्फ इस जो पहला लॉ पॉइंट है उसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दोनों पार्टीज़ पे बाइंडिंग होता है, और निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर निकाह पे खामद के राइट पे नहीं लगाई जा सकती, कल ही मेरा PTV पे प्रोग्राम था खुला और तलाक के मतलब, सुबह मॉर्निंग शो था, उसमें यही सवाल आया किसी की तरफ से, तो वो उसमें मैंने कहा कि तलाक का राइट दो जगह दिया गया है। एक वो जगह है जहाँ पे निकाहनामे में लिखा गया कि क्या खातून को कोई तलाक का राइट दिया गया या नहीं। अगर वहाँ पे लेडी इस बात को छोड़ दे, बेवफ कर देती है, तो फिर उसे खुला का राइट है। ना खुला के राइट पे कोई हो सकती है, अगर जो बाइंडिंग है मर्द के लिए सेम बाइंडिंग होगा खातून के लिए भी। इसलिए मेरी हम्बल सबमिशन, मेरा हम्बल व्यू इसमें यह है कि इसमें कंडीशन चाहे खामद पे हो चाहे औरत पे हो, इसका मतलब तो ये हुआ खुदा ना खास्ता कि खामद तलाक अगर देगा तो शर्त होगी, खातून अगर लेना चाहेगी तो उस पर वो इस पे लागू नहीं होगी, ये दोनों पे इसी तरह लागू होगी। ठीक है, इसमें मैं अभी जी इसमें यह कि अगर फादर सेकंड मैरिज कर लेता है तो स्टेप मदर के उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। 2020 MLD 368 है, मैं भी वो जजमेंट मेरे पास मौजूद है, मैं भी ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ मैंने वो जजमेंट ही देनी है, वो प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें ये होगा कि मुलाकात का राइट या कस्टडी का राइट किसी एग्रीमेंट के तहत वो वेव ऑफ नहीं किया जा सकता। वो मेरे पास मौजूद है, मैं भी इनमें से भी फाइंड आउट करके जनाब को दे देता हूँ। थैंक यू।